sjans spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी बडी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बडी। आज हम पढ़ेंगे एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बिल्कुल ही फोड़ डालेंगे। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो, गेट या फिर गुड सेट हो जाए, जेई हो जाए, नीट हो जाए, नीट के लिए फ़िज़िक्स भी होता है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना हो, जिसमें भी ये वाला वीडियो देख के मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आपके बेसिक्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाले हैं एनएलएम के लिए। ये प्लेलिस्ट होगी, मैं डेली के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। जिन ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया था या फिर एकदम अच्छे से डे ड्रीमिंग चल रही थी आप लोगों की, तो आज हम स्टार्टिंग से फिजिक्स के चैप्टर 1 जेई के हिसाब से एनएलएम चालू करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और ये जो नोट्स हैं इनका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आपको ईजिली समझ में आ जाएगा इन नोट्स में से। मैंने बहुत सारी बुक्स और खुद कुछ अपनी भी बनाई हुई है नोट्स, वो जो इसमें मैंने लिखी हुई है मेरी नोट्स है अपनी। इस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आप मानेंगे नहीं, जादू एकदम एकदम सिंपली सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। पिक्चराइजेशन के साथ एग्जांपल दिए हुए, आपको सिर्फ जेरोक्स निकलवाने की देर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो चलिए, सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने के लिए चाहिए वो है मोशन। बिल्कुल ही, मोशन एक ऐसा फिनोमिनन है। देखो, मोशन इज़ अ फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम। तो ये जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं ना, ये कीवर्ड्स हैं। अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स याद रखेंगे ना, ये समझ जाइए, आपको सब याद रह जाएगा। ये जो फिनोमिनन में सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी। और ये ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इज़ मोशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलेगा टाइम के साथ, WRT विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी उसे मोशन कहते हैं। अभी दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, टर्म्स टू बी फैमिलियर विथ। जो टर्म्स आपको इस चैप्टर में हमेशा फैमिलियर लेना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या है और उनकी एसआई यूनिट क्या है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, जिसको फॉर्मूले में एस से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। वेलोसिटी, जिसका रिप्रेजेंटेशन पॉइंट v है, और एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दोस्तों बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला टर्म है यहाँ पे। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, हम आने वाली प्लेलिस्ट में वो भी करने वाले हैं। एक्सेलरेशन दोस्तों एसआई यूनिट जिसका है मीटर पर सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल ए से। स्मॉल ए से याद रखिए दोस्तों, स्मॉल ए से, बिल्कुल जी। अभी व्हाट कॉजेस मोशन, तो सीधा ही हमने टॉपिक बना दिया जी, फोर्स कॉजेस मोशन। फोर्स इज इन लेमन लैंग्वेज इज अ पुश और पुल। लेमन लैंग्वेज का मतलब दोस्तों, आसान सी भाषा में हम बताएं तो फोर्स मतलब यानी कि एक पुश और पुल होता है। और एक चीज़ होती है फोर्स, जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। फोर्स एक वो चीज़ होती है, मतलब अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी में चीज़ है, अगर उसको रोका जाए, जो उसको रोकने के लिए फोर्स लगता है, उसे भी मतलब मोशन में गिना जाता है। मतलब फोर्स कॉजेस मोशन, उसमें भी मोशन कॉज होता है। मोशन का स्टॉप होना भी फोर्स से ही होता है। तो बिल्कुल ही जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अभी ये फोर्स को ही समझते हैं। पिक्टोराइज्ड एग्जाम्पल्स दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं ऐसे ऊपर करूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी मतलब फ्रेम में नहीं आ रहा है, थोड़ा आधा आधा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी पिक्टोराइज्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल जो पिक्चर में बताया है वो क्या है। अभी आप मेट्रो में बैठे हो, और जब मेट्रो अचानक से रुकती है, एकदम स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होती है, और वो अचानक से आके रुक जाती है। हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तब वेलोसिटी हमेशा कभी भी सेम नहीं रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है ना। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो, ऐसे पैर दबा रहे हो, तो मतलब गाड़ी आगे जा रही है ना, ऐसे दबाने पे कंटिन्यू स्पीड बढ़ती जा रही है। पर अभी मैं यहाँ पे रोक दिया तो एक्सेलरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो अभी ये एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो अभी मेट्रो ऐसे जा रही है, और अगर यहाँ पे स्टॉप पे आ गई मेट्रो, एकदम यहाँ पे सडन स्टॉप पे आ गई, तो आपको फोर्स पीछे फील होता है। पता है क्यों? इनर्शिया की वजह से। दोस्तों हमने 9th में पढ़ा हुआ है इनर्शिया।
तो उसी की वजह से ये फोर्स कॉज होता है। दूसरा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स। दोस्तों ये कभी कभार ही पूछा जाता है, पर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस में इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। रेडियली आउटवर्ड फोर्स हम सब ने फील किया हुआ है। अभी इस पिक्चर पे आते हैं। ये मेरी ड्राइंग ख़राब है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, थोड़ा पास में बताता हूँ आपको। ये ना वो जो गार्डन में मैरी गो राउंड नहीं होता जिसमें बच्चे बैठते हैं और वो गोल गोल घुमाना पड़ता है, तो मैं ऐसा थोड़ा फोर्स फील होता है, ऐसे पेट में गुदगुदियाँ, बटरफ्लाई इन स्टमक ला, बस वैसी ही फील आती है। ये वो ही है। अब इसका रेडियस यहाँ पे, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे, ये रेडियस है, तो हमें फोर्स अंदर फील नहीं होता है, बाहर फील होता है। इस चीज़ को रेडियली आउटवर्ड फोर्स कहते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी मतलब ऐसे तो 4 टाइप के पूरी दुनिया में फंडामेंटल 4 ही फोर्स होते हैं, पर अभी हमें ये पढ़ना है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बाकी ब्रॉडली हम बाद में क्लासीफाई करेंगे। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पहले ले लेते हैं, बहुत ही ईजी है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम सब ने देखा हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स, यानी जब 2 मैग्नेट रिपेल करते हैं तो उनको एक दूसरे के पास आने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ मीटर्स के आजू बाजू, मतलब कुछ मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में ही खुद से डिफ्लेक्ट होने लगते हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, उसे भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही कहा जाता है। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए मैं ये पाउच लेता हूँ। अभी ये पाउच है, मैंने इस पाउच को यहाँ से फेंका, तो इस फोर्स के जो ये जो बीच का टाइम इंटरवल है ना, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है उसका नीचे, ग्रेविटेशन मानी अर्थ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो नीचे जा रहा है, इसलिए उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स बहुत ज़्यादा ही कॉमन है दोस्तों। कांटेक्ट फोर्स हम सब ने देखा है। अप्लाइड फोर्स यानी बैट से बॉल मारना, कांटेक्ट फोर्स हो गया। मैंने इसको धक्का दे दिया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स, तो सर स्प्रिंग फोर्स मतलब क्या होता है? मैं उसको खींचूं, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूं तो स्प्रिंग अंदर जाएगी, अंदर, मतलब आपको प्रेशर अंदर फील होता है। अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे दबाऊं तो मुझे फोर्स आउटवर्ड फील होता है, तो उसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही मतलब कॉमनली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो बोर्ड एग्जाम्स भी क्रैक करनी है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जेई क्रैक करना है, बोर्ड में फेल हो गए तो बिल्कुल ही दोस्तों आप ये ड्रैग फोर्स, सिंपल ड्रैग पुश पुल ड्रैग फोर्स, बस सेम ही चीज़ है दोस्तों, हम सबको आता है बेसिक्स, बस रिवाइज करने की बात है दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि मैं ये नोट्स आपको भेजूँ तो आपकी ईमेल आईडीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, मैं आपको इसके इमेजेस बिल्कुल ही आसानी से आपकी ईमेल पे भेज दूंगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट फोर्स हमें पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट डील्स विथ इंटरकनेक्शन या फिर इंटरैक्शन ऑफ मासेस एंड हैज़ इन्फिनाइट रेंज। अभी दोस्तों इसमें क्या बात की है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादातर मासेस से ही डील करता है और उसकी रेंज इनफाइनाइट है। मतलब मैं इसको स्पेस तो नहीं कह सकते दोस्तों, मतलब जो टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर की लेयर है वहाँ से मैं फेंकूँ तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर काम करेगा। मैं इस टेबल से भी फेंकूँ तो भी काम करेगा। अगर हम प्लेन क्रैश होता है तो वो नीचे ग्रेविटी पे ही आता है, अर्थ के सेंटर में जाके ही टकराता है, क्योंकि वो लोग एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। और जो टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं सारी अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट होती है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें। अब मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अगर ये मास है और एक मास ये है, अब ये दोनों ऐसे पड़े हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स हैं, पर ये लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनके बीच में एक और फोर्स आ रहा है, एक mg। दोस्तों FBD फ्री बॉडी ड्राइंग में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये पाउच इधर पड़ा है, ये पाउच भी इधर पड़ा है, हम सब जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ये लोग आस पास आ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि ये जो 2 पाउचेस हैं इनके पास और भी फोर्सेस इनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। एक एयर प्रेशर, दूसरा प्रेशर हम लोग नहीं ले तो सिर्फ फोर्स ही गिनना है, तो फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस पेपर के ऊपर है, जो इनके पास आने से रोक रहा है। दूसरा जो mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो रोकता है इनको आने से। तो बस दोस्तों एकदम सिंपल सा है, बस थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान आ जाए, बस बस क्लास को स्विच करके पबजी ना खेले तो बस हो ही जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे आगे बढ़ते हैं हम। इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस विथ रेंज इनफाइनाइट।
अभी इसकी भी रेंज इनफाइनाइट है दोस्तों, आप कहाँ भी रखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है बिल्कुल एकदम, आप इन दोनों को कितने भी दूर रख दो वो लोग पास आ ही जाएंगे अगर स्पेस में है तो। स्पेस में दो फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट अपने के एक दूसरे के आसपास आते हैं दोस्तों। यहाँ पे अर्थ पे mg फ्रिक्शन, एयर प्रेशर की वजह से वगैरह वगैरह की वजह से ये लोग एक दूसरे के पास आ नहीं पाते हैं। और जो चीज़ दिख रही है ना, इससे घबराना मत बिल्कुल भी, ये ट्राईपॉड है और ये ट्राईपॉड लेग्स है इसलिए। तो दोस्तों अभी इतना सब बेसिक्स करने के बाद एक फॉर्मूला तो बनता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी ये फॉर्मूला बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता अभी देख लो, और जिनको पता है वो लोग भी शायद, कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को नहीं पता हो। ये एरो क्यों बनाया हुआ है, जिनको पता है अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ये एरो क्यों बनाया हुआ है। बाकी मैं वैसे आगे बताने ही वाला हूँ। अभी ये F फोर्स, M मास, A एक्सेलरेशन। अभी ये एरोज को ध्यान से देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी वो फ्रेम में नहीं था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के पास डायरेक्शन होती है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस पाउच पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ ताकि ये आगे जाए। आप समझ रहे हैं दोस्तों, डायरेक्शन मैटर करती है। अभी मैं बता दूँ, 17 kg का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, या 17 पास्कल का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, या 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें डायरेक्शन चाहिए दोस्तों, कहाँ पर लग रहा है फोर्स। समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है, 70 किलोमीटर्स पर आवर, नथिंग, कुछ नहीं होता है ऐसा। आप कहाँ पे आए, कहाँ से कैसे आए, मैं वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में 70 किलोमीटर पर आवर से आया, मैं 70 किलोमीटर पर आवर से आया, कहाँ से सर, स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, इसलिए उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। मास सिंपल 17 kg बता दिया, मतलब इसका मास 17 kg है, बात खत्म वहीं पे। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़। अभी स्केलर वेक्टर तो पढ़ लिया दोस्तों, अभी रिक्वायरमेंट्स टू बी अ वेक्टर। अगर उस चीज़ को वेक्टर बनना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। रिक्वायरमेंट्स टू बी अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको अभी बाजू में समझाता हूँ। अभी ये देखिए, ये यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये आपको पता नहीं इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे आई करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आई करंट जा रहा है वाई डायरेक्शन में, यहाँ पर आई करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। इट डजेंट मेक सेंस, ये वेक्टर नहीं है, इसके पास माना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है दोस्तों, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये है, ये एक वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अभी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, इसकी दोनों की टेल एक ही जगह पे होनी चाहिए, हेड टेल मिक्स नहीं चलता, ऐसे नहीं कर सकते हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना, ये नहीं हो सकता। हाँ, इस केस को हम सॉल्व करना आगे सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ये आता है। बी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये बी, ये ए, तो ये जो बीच का ये जो चीज़ होती है ना, ये जो लाइन हाइपोटेनियस, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए। अंडरस्टूड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, सम बेसिक पैरामीटर्स ऑफ वेक्टर। अभी हम इसमें रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ चीज़ें ही सीखेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे बढ़ा जाए तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है। ये इसका टेल होता है, ये इसकी हेड होती है, हेड हमेशा डायरेक्शन बताती है, ये इसके साथ कंफ्यूज मत करना दोस्तों, ये चीज़ अलग है। ये सिर्फ, ये मैं अगर ऐसे लिखूँ डी तो ये सिर्फ डी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू बता रही है, पर ये जो डी है ये कांस्टेंट वैल्यू शायद हो सकती है, शायद नहीं हो सकती, ये डी वेक्टर बताती है। ये चीज़, ये जो ऊपर एरो है ये वेक्टर को बताती है कि ये चीज़ वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये जो नंबर है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो चीज़ है वो वेक्टर है। ओके, तो भाई आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम थोड़ा अपना गंदा वर्क हटा देते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फ्रेम पे लाता हूँ बाकी की नोट्स। डी
ये वेक्टर को अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेंथ ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। अभी ये जो एरो की लेंथ होगी वो इसकी क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा समझे आप। मतलब 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो ये इसकी वैल्यू एरो की 17 मीटर पर सेकेंड होगी। और ये वैल्यू आगे वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, मतलब वैल्यू इसमें जो फॉर्मूला आगे लगने वाला है उसमें यूज़ होती है वैल्यू। तो वैल्यू को सिंबॉलिकली वेक्टर के आजू बाजू मॉड लगा के रिप्रेजेंट करा जाता है, या सिंपली डी इज़ मोर प्रेफरेबल, सो वी विल गो विथ दैट। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यस गाइस, अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। द एरो ऑफ वन यूनिट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। दोस्तों ये चीज़ है ना, बहुत टीचर्स यूज़ करेंगे आपके ट्यूशन में, या फिर एडिट्यूशंस, यानी कि जैसे मेरा चैनल है वैसे उसको एडिट्यूशंस बोलते हैं। तो ये जो एन है ना, ये TION की जगह एन ही लगाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। डायरेक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री में भी आएगा, हम बताते जाएंगे आपको बिल्कुल ही। अभी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये जो यूनिट है ना दोस्तों, इसे यूनिट कहते हैं। ये एक यूनिट होता है। आपको थोड़ा सा ऊपर करके बताता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये एक यूनिट है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे एक एरो में समझाता हूँ आपको। अभी ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताता है। दूसरा क्या होता है, ये एक यूनिट है वो बताता है, मतलब ये है ही एक यूनिट। दूसरा ये यूनिट ऑफ वेक्टर बताता है। अभी इसका केस 1 लेते हैं पहले। अभी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये उसके 1 यूनिट्स हैं सारे, ओके। तो D इक्वल्स टू ND यूनिट्स, ये इसका मैग्नीट्यूड है। फाइन। ये ऊपर डायरेक्शन बताते हैं, ये जो चीज़ है, ये एरो ऊपर की, ये बता देता हूँ मैं आपको, ये डायरेक्शन है और कुछ नहीं, बस डायरेक्शन है। ये सारी डायरेक्शंस 1 यूनिट की प्लस करो और आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सपोज ये जो वेक्टर है ये 10 डायरेक्शंस के बराबर है, यानी कि यहाँ पे 10 डायरेक्शंस हैं। तो दोस्तों मैं यही फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, जो कर रहा था मैं आगे, वो यही फॉर्मूला है। वेक्टर, अभी वेक्टर ऐसे लिखते हैं, वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्शन इनटू वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसे केसेस में बहुत ही ज़्यादा काम आता है दोस्तों, बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स वाली बुक में। तो वेक्टर डी, अभी ये वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों समझ आया ना दोस्तों, ये फॉर्मूला बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे इसके बहुत अच्छे अच्छे केसेस आने वाले हैं। ओके ओके, सो दोस्तों अभी हम इसका केस 2 लेंगे। दोस्तों केस 2 बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस को ध्यान से स्टडी करते हैं। ये जो केस 2 है इसमें बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इसमें ऐसा कुछ फिगर में दिख रहा है कि ये जो लास्ट डायरेक्शन है ना वो आधी है, पूरी डायरेक्शन नहीं है, मतलब 1/2 यूनिट है। लेट द सेकेंड लास्ट बी 9th डायरेक्शन, मतलब जो सेकेंड लास्ट डायरेक्शन है ना वो 9th डायरेक्शन है, मतलब टोटल 10th डायरेक्शन है, पर 10th जो डायरेक्शन है ना वो आधी है। समझ रहे हैं ना आप, वो आधा यूनिट है। तो इसको कैसे समझेंगे, मतलब इसका क्या होगा। तो अभी हम लोग सब जानते हैं कि वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्शन इनटू वैल्यू, तो बिल्कुल ही हम वैसा ही करेंगे। 9 डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन हाफ डायरेक्शन, यहाँ पे दोस्तों इनटू 1/2 भी लिख सकते हो, ये 2 हटा दे तो। और आगे बढ़ते तो इसमें से D कॉमन ले लिया, बिल्कुल ही हमने दोस्तों यहाँ से D कॉमन लिया, अंदर बचेगा 9 + 1/2, तो बिल्कुल ही वो दोस्तों 9.5 डायरेक्शन होगा, और वो बिल्कुल ही सेटिस्फाई करता है इस चीज़ को। फाइन, अभी मैं हटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। फ्रेम क्लियर कर देते हैं। तो एक मिनट, कैमरा फोकस ले ले, हो गया, चलो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, दोस्तों वेक्टर के टाइप्स पढ़ते हैं अभी हम। इक्वल वेक्टर्स, दूसरा। अभी इक्वल वेक्टर्स एकदम इजी है इसलिए मैंने बोला दूसरा, नहीं तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। इक्वल वेक्टर्स यानी ये ए है, ये बी है, इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बिल्कुल ही सेम है। इसकी कंडीशन देखो, ए और बी का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू बताता है, पता है ना आपको दोस्तों,
ये बिना जिसके ऊपर ये एरो वेरो कुछ नहीं होता, ये एरो ये एरो ये एरो कुछ नहीं होता, वो वैल्यू बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए, इक्वल वेक्टर से बिल्कुल ही आसान। आगे बढ़ते हैं, ओपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। अभी इसमें क्या है, ओपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर्स। तो दोस्तों ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दोस्तों ये सबसे पहले कंफ्यूज मत होना कि ये डायरेक्शन बताता है, नहीं, ये सिर्फ इतना बताता है कि ये वेक्टर है। ओके, तो अभी इसकी कंडीशन देखते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है कि जो मॉड बी है वो इक्वल टू मॉड ए होना चाहिए, यानी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब दोस्तों मैग्नीट्यूड तो इस वाले में भी इक्वल ही होना चाहिए, बस फ़र्क क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी होगी। दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे -a डायरेक्शन और ये प्लस बी डायरेक्शन। ये प्लस गिना है हमने दोस्तों, आप इसको भी प्लस गिन सकते हो और आप माइनस भी लिख सकते हो, ये प्लस करके बिल्कुल ही आसान। तो अभी हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। तो फ्रेम क्लियर करते हुए हम बिल्कुल ही आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ने पे दोस्तों आ रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मतलब जो इक्वल डिस्टेंट पे हैं अपने, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बस इनका क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कुछ फ़र्क नहीं रखता है, बस कंडीशन एक ही है कि दोनों की डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। अभी ये हाइलाइटर वाली चीज़ है ना दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकती है आगे जाके अगर आपने ये नहीं पढ़ा हो तो। ऑल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स, सॉरी दोस्तों, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। यानी कि जो इक्वल वेक्टर हैं, जो इक्वल वेक्टर हैं वो पैरेलल तो हैं ही, पर दोस्तों सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये बी बड़ा हो, आप समझ रहे हैं। एक मिनट फोकस ले लें वापस। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों ये जो बी है ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो ए से, ठीक है। दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी ये बिल्कुल ही कुछ नहीं होता इनमें। इनकी क्या होती है कंडीशन कि मैग्नीट्यूड कुछ होता ही नहीं है इनमें, और मतलब होता नहीं मतलब मैटर नहीं करता है, और इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ही ओपोजिट वेक्टर्स की तरह डिफरेंट होती है। ऑल ओपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दोस्तों इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, अब भी क्या भी कर देते हैं हाईलाइट। सबसे पहले लिख लेते हैं ये, ऑल ओपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। सारे ओपोजिट वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, पर जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं वो सारे ओपोजिट वेक्टर्स नहीं होते हैं। क्योंकि ओपोजिट वेक्टर्स में याद है दोस्तों, आपकी वैल्यू, आपका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है। दोस्तों पोजीशन वेक्टर बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज़ है, कुछ करने लायक ही नहीं है, बस ये पोजीशन बताते हैं। वो जो हमने पहले ग्राफिकली में देखा था, टेल और हेड, बस वही है। ये क्या लिखा है दोस्तों, आप हमारी तरफ से मिस्टेक मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आप भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है खाली है, पीछे न्यूमेरिकल्स हैं। मुझसे गलती से चालू ना हो जाए इसलिए मैंने पेज छोड़े हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ताकि उनको भी ये ऑसम सुपर इजी तरीके से एनएलएम पढ़ने का तरीका या फिर ज़रिया मिल सके। क्योंकि ऑनलाइन पे हर बच्चा पढ़ सकता है, साइबर कैफ़े जाके कहीं से भी, ठीक है। और ये अगर आप चाहते हैं कि मैं इन नोट्स के इमेजेस आपको भेजूं तो आप प्लीज़ अपने पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों। कैमरा चाहिए, ये ट्राइपॉड दिख रहा है वो चाहिए, नोट्स बनाने के लिए रात को 4-4 बजे तक बैठना पड़ता है दोस्तों। तो प्लीज़ अपना लव और सपोर्ट बताइए मुझे, लाइक कीजिए, 150 लाइक्स कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो पर। और नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सुपर इजी न्यूमेरिकल्स के साथ आएगी, सुपर इजी मतलब सुपर इजी टेक्निक के साथ। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आपका प्यार जहाँ भी आप देना चाहें, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा ये सारा अपनी आपकी ईमेल आईडी पर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय।